फॉर्मेट समझ रहे थे लास्ट क्लास में, और हमने फॉर्मेट में सिर्फ बैलेंस शीट सीखा, इसके नोट्स नहीं सीखे थे। हालांकि इसके इनको समझ लिया था किस में क्या होगा, क्या पार्ट होगा, इस तरीके से। अब आगे इन सभी के मैं नोट की बात करूंगा कि किस किस तरीके के कौन से नोट्स रहेंगे। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा आपके नोट्स नंबर 1। मैं पहले बात करूंगा आपसे नोट नंबर 1, जो कि आपको काफी सारे चैप्टर्स में बनाना ही पड़ता है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, पर्टिकुलर। आपको भी नोट इसी फॉर्मेट में एग्जाम में बना के आना है। ऐसा नहीं कि जैसे मन करेगा वैसे चलो बना दिए, इसी फॉर्मेट में आपको अच्छे से नोट बना के आना है, ठीक है ना। नोट नंबर 1, पहले नोट की हम बात करें तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये है शेयर कैपिटल, तो मैं यहाँ पे या टॉप पे यहीं पे लिख दूंगा शेयर कैपिटल। कैसे सर शेयर कैपिटल? तो आप देखेंगे पहले नंबर पे मैंने क्या लिखा है, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में कितना अमाउंट है ये कहाँ पता चलेगा हमें? नोट नंबर 1 में सबसे पहला हेडिंग होगा ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल। अब ऑथराइज कैपिटल का मतलब क्या होता है मैंने अच्छे से समझाया है आपको शेयर कैपिटल वाले चैप्टर में। ये रजिस्टर्ड कैपिटल होता है, और ऑथराइज कैपिटल में दो हो सकता है। एक हो सकता है इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, और दूसरा हो सकता है हमारा परसेंटेज जो भी हो उसका प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे आप कितने नंबर हैं और कितने रुपए का है वो लिख देंगे। जैसे मैं एग्जांपल 1000 शेयर ले लूँ तो 1000 @ 10 ईच। यहाँ पे 2000 एग्जाम्पल ले लिया तो 2000 @ 100 ईच, ये आ जाए। और ये कौन सा कैपिटल हो गया? ऑथराइज। इसका अमाउंट हम इसके सामने लिख देंगे और इस अमाउंट को टोटल कर देंगे, बस। हालांकि आपके एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इक्विटी आएगा। अगर जिस क्वेश्चन में ऑथराइज कैपिटल नहीं दे रखा है तो जो इशू कैपिटल है उसी को ऑथराइज कैपिटल मान लेना है आपको। ये पहला था इसका। इसके बाद हम लिखते हैं इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल, इशूड कैपिटल में क्या आएगा? नंबर 1, फिर से इसके अंदर आ जाएगा आपका जितने शेयर आपने पब्लिक को दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल। नंबर 2, अब थोड़ा शॉर्ट लिख देता हूं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब मान लेते हैं 1000 में से मैंने अगर 300 इशू किया है तो 300 @ 10 ईच। और मान लेते हैं 400 इसमें से कर दिया, 400 @ 100 ईच। इनके सामने अमाउंट लिखना है और अमाउंट लिखने के बाद जस्ट टोटल करके रख देना है। ये फॉर्मेलिटीज है जो करनी है। नाउ इसके बाद आपको मेन पॉइंट पे आना है, दैट इज सब्सक्राइब, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप मतलब जो हमारे शेयर खरीदे भी गए और सारे सारे पैसे दे दिए। उसमें क्या क्या आ जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। जैसे मान लेते हैं कि 300 में से
कुछ भी नंबर हो ले लो, या पूरे लोगों ने पैसे दे दिए, तो इक्विटी शेयर आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नंबर, और एट द रेट यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट। इसके अंदर भी हो सकता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो, और एट द रेट अमाउंट। अगला हेडिंग होगा दैट इज सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब तो था लेकिन फुल्ली पेड अप नहीं था। इसके अंदर भी हो सकता है हमारा इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल। यहां पे जो भी अमाउंट होगा, इसका अमाउंट बताया नहीं मैंने, ये अमाउंट दोनों आ जाएगा। अब ये अमाउंट यहाँ टोटल नहीं होगा, ये इन दोनों का साथ होगा। तो मान लेते हैं जो भी रहा, मान लो सपोज करो 50 शेयर है जिसने पैसे नहीं दिए, तो 50 एट द रेट 10 यानी 500। अब यहाँ पे जिसने पैसे नहीं दिए लेस कर देंगे हम कॉल सिनेरियर, और ऐड कर देंगे यहाँ पे हम शेयर फॉर फीचर, शेयर फॉर फीचर। नंबर की बात करूं, मान लो कॉल सिनेरियर है 100 रुपए, फॉर फीचर है मान लेते हैं 50 रुपए, तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो ये आ गया हमारा कितने 450। अब ये कितना आ गया हमारा 450। तो हमें जो है ना ऊपर से टोटल लेके आना है। जैसे मान लिया जाए, मान लिया जाए ये है हमारा 300, 3000, 2500, और ये है पूरे 4000। तो जो ये टोटल होगा 6500, तो 5950, ये टोटल आ जाएगा। ये टोटल पता है कहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, यहाँ पे 5950। तो आप कोई पूछेगा कि भैया ये 6950 कैसे आया, तो हम कैसे बताएंगे 6950, उसको हम बता देंगे दिस साइड गौरव डी यू, ठीक है। समझ में आई बात, नोट नंबर 1 समझ में आया, नोट नंबर 1। अब नोट नंबर 2 किसका था, अब अगर एक बार मैं फटाफट से बैलेंस शीट आपको थोड़ा याद करा दूं तो ज्यादा बेनिफिट होगा। एक नंबर नोट लिखा दिया, देखो लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के अंदर हमारा, अगर मैं मेन हेड की बात करूं तो 3 मेन हेड है, और एसेट्स में 2 ही मेन हेड है। लाइबिलिटी में 3 कौन सा है, एक शेयर होल्डर फंड, एक नॉन करंट लाइबिलिटी, और एक करंट लाइबिलिटी। और एसेट्स में 2 कौन से, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। अब लाइबिलिटी की बात करते हैं, शेयर होल्डर फंड के अंदर 3 पार्ट। शेयर होल्डर फंड में कितने पार्ट है हमारे, 3 पार्ट। अगर हम लाइबिलिटी को समझे तो लाइबिलिटी में भैया कितने मेन हेड, मेन हेड है हमारे 3। कौन कौन से सर, शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट और करंट लाइबिलिटी। अब भैया शेयर होल्डर फंड के कितने पार्ट, 3 पार्ट। कौन कौन से भैया 3 पार्ट, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, और शेयर वारंट। शेयर वारंट याद ही नहीं करना, आता ही नहीं है। अगर नॉन करंट लाइबिलिटी की बात करें तो कितने पार्ट हो गए नॉन करंट लाइबिलिटी का, इसके भी हमारे कितने पार्ट हो जाते हैं, 3 पार्ट। हालांकि डेफर टैक्स को काउंट नहीं करते हम। 3 पार्ट कौन कौन सा हो गया, लॉन्ग टर्म, इसके बाद अदर नॉन करंट लाइबिलिटी, और लॉन्ग टर्म प्रोविजन। डेफर्ड टैक्स मैंने बोला आपके सिलेबस में आएगा भी नहीं और पूछा भी नहीं जाएगा ये, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आगे। तो 3 कौन कौन सा बताया हमने भैया, 3 में पहला है हमारा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर नॉन करंट लाइबिलिटी और
लॉन्ग टर्म प्रोविजन, लॉन्ग टर्म प्रोविजन। अब कुछ बच्चों के माइंड में ख्याल ऐसा आता है सबसे पहला हर बच्चे के कि सर इतना सारा याद कैसे करेंगे। आप जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना ऑटोमेटिक याद हो जाएगा, किसी बच्चे को याद करने की जरूरत नहीं है। मैंने बोला क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, और चाहे आप देख के ही करो प्रैक्टिस, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो पूरा याद हो जाएगा। किसी को कोई ट्रिक नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं याद करने का, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है, डेफिनेटली याद हो जाएगा। करंट लाइबिलिटी के अंदर कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट हो गए। कौन सा? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लाइबिलिटी और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अगर एसेट्स में बात करें तो दो एसेट्स था, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में पहला कौन सा हो गया? पीपीई। दूसरा कौन सा हो गया? इंटेंजिबल। तीसरा कौन सा हो गया? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट, मैंने बताया था अंडर डेवलपमेंट क्या होता है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जो हमने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं प्रॉपर्टी वगैरह में। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अदर करंट एसेट्स। इनमें क्या क्या आएंगे, इन सभी के आगे नंबर लिखा हुआ है, इसके भी डिटेल अभी बताएंगे। करंट एसेट्स में क्या है हमारा? करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस और अदर करंट एसेट्स आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आइए हमने एक नोट तो पूरा कर लिया है, आइए डिस्कस करते हैं हम नोट नंबर 2 के ऊपर। ये रहा हमारे सामने नोट नंबर 2, होपफुली आपको दिख रहा होगा। नोट नंबर 2 किसका होगा? हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का। इसमें क्या क्या आएगा? रिजर्व नंबर सरप्लस आपको बिल्कुल ऐसे ही पेपर में करके आने, मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा तो मैं भी ऐसे ही करूंगा। पहला पार्ट आ गया हमारा कैपिटल रिजर्व, फिर क्या आ गया, लेकिन इस रिजर्व एंड सरप्लस को ना मैं जब करवाऊंगा क्वेश्चंस को तो थोड़ा सा इस जो करने का तरीका है यहाँ पे तो मैंने बता दिए क्या क्या आते हैं, लेकिन इसको भी थोड़ा अरेंज करने पड़ेंगे, वो मैं सिखाऊंगा कि कैसे होगा, सबसे मेन मुद्दा रहता है ये। इसके बाद कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं DRR, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं CRR। जो भी रहेगा उन सभी का अमाउंट आप एक साथ आपके एग्जाम में जो भी गिवन है क्वेश्चन पेपर में आप लिखेंगे। कई बार सवाल स्पेशली आ जाता है कि आप रिजर्व एंड सरप्लस का नोट बनाइए, बात खत्म, फाइनल अकाउंट छोड़िए, आप पहले रिजर्व एंड सरप्लस का बना दीजिए। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो भी होगा वो अमाउंट आ जाएगा। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग, ये भी हमारा रिजर्व का पार्ट है कि हम क्या करते हैं, ऑप्शन रखते हैं कि आउटस्टैंडिंग अकाउंट को कब पेमेंट करेंगे, तो वो भी रिजर्व के अंदर आ गया। अदर रिजर्व में आ गया जो भी हमारा अदर रिजर्व होता है, जैसे कि कुछ भी हो जाए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या सरप्लस, जैसे कि मैं बोल दूं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या फिर मैं मान लेता हूं इन्वेस्टमेंट फ्लैक्चुएशन रिजर्व, एनी काइंड ऑफ रिजर्व सब आ जाएगा यहाँ पे। सरप्लस का मतलब यहीं पे जो भी व्यापार से हमारा प्रॉफिट आएगा, जो कि हमारा निकलेगा कहाँ से? प्रॉफिट एंड लॉस से, वो सरप्लस भी इसी के अंदर आ जाएगा। तो ये नोट नंबर था किसका? हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का। हाईली हाईली इंपॉर्टेंट, तो आप जब भी करेंगे तो मैं देखो इस पे 3 स्टार मैंने बता दिए हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा जिसको आपको अच्छे से समझना होगा, क्योंकि मैं एक बार फिर इसके नोट को रिवाइज करूंगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मतलब लंबे समय, और लॉन्ग टर्म का मतलब क्या होता है? 12 मंथ, ग्रेटर देन 12 मंथ। 12 मंथ से क्या? ज्यादा। अगर 12 मंथ से ज्यादा आपके ऊपर कोई भी किसी भी टाइप का पैसा उधारी है, आपके ऊपर कोई कर्जा है, उसे लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर उसे डाल देंगे। सर कौन कौन सा आ सकता है? जैसे कि हो गया बॉन्ड, हो गया आपका डिबेंचर हो गया। बॉन्ड और डिबेंचर में फर्क क्या है? सरकारी कंपनी बॉन्ड इशू करती है, डिबेंचर प्राइवेट कंपनी इशू करती है। इसके बाद आ गया बॉन्ड और डिबेंचर, इसका टर्म लोन, बैंक से आपने लोन लेकर रखा है उसको टर्म लोन के नाम से भी जानते हैं। टर्म लोन हो सकता है बैंक से लिया हो या अदर पार्टी, अदर पार्टी का मतलब होता है परिवार वगैरह, दोस्त वगैरह किसी से ले लिया हो। डिपॉजिट, डिपॉजिट का मतलब है यहाँ पे पब्लिक डिपॉजिट। सर पब्लिक डिपॉजिट का मतलब होता है, जैसे कई बार मेरा काम है अपने मकान को किराए पे देना, तो आप बहुत सारी जगह पे जब आप मकान किराए पे लेते हो तो वहां पे सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा करना पड़ता है, या फिर बोल सकते हो आप वहां पे पगड़ी जमा करवाना पड़ता है। जैसे आप कहीं पे दुकान लोगे तो पहले आपको 10 लाख देना पड़ेगा और उसके बाद महीने महीने का किराया। तो 10 लाख जो मुझे मिला है एज अ ऑनर और एज अ बिजनेसमैन, मुझे 10 लाख का जो किराया मिल रहा है वो तो मेरे पास ही रहेगा परमानेंट। तो ये मेरे पास हो गया पब्लिक का
डिपॉजिट। और कई बार पब्लिक अपना पैसा कंपनी के पास भी जमा करवाती है, जैसे कि आपने सहारा इंडिया को सुना होगा, और आपके घर वालों ने, बहुत सारे लोगों ने, सहारा कोई बैंक नहीं था, आरबीआई अप्रूव्ड नहीं था, तो आपके घर के बहुत सारे मेंबर ने सहारा के अंदर पैसे डाले होंगे, कोई ना डाला होगा, तो वो क्या कर रहे थे, पब्लिक डिपॉजिट कर रहे थे। लोन एंड एडवांस रिलेटेड पार्टी, किसी पार्टी ने हमें लोन एंड एडवांस दिया है, लिया नहीं है, हमें मिला है। अदर लोन एंड एडवांस स्पेसिफिक नेचर कोई भी हो जाएगा, वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे मुद्दे की बात समझिए कि भैया यहाँ पे डिबेंचर कई बार आता है और कई बार नहीं आता है। तो कौन से डिबेंचर आएंगे, कौन से नहीं आएंगे। मान लो मैंने एक डिबेंचर मैं इशू कर देता हूं, और मैंने इशू किया डिबेंचर 2025 में, मैंने डिबेंचर इशू किया 2025 में। आपको पता है कि जब हम इशू करते हैं तो डिबेंचर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, नहीं आपने अगर वो चैप्टर देखा है, तो जब हम डिबेंचर इशू करते हैं तो उसी टाइम टेन्योर डिसाइड हो जाता है कि हम आपके डिबेंचर रिडीम कब करेंगे। तो मैंने सपोज करो बोला कि मैं आपके डिबेंचर को रिडीम करूंगा, यानी पैसे लौटाऊंगा मैं आपके 5 ईयर के बाद। तो अभी जो मैंने यहां से डिबेंचर से पैसा लिया है, मान लेते हैं कि हमने लिया है, सपोज करो 10 लाख रुपए, एक एग्जाम्पल ले लिया, वैसे तो करोड़ों में होता है, मैं समझाने के लिए। तो अब इसके पैसे 10 लाख जो लेने हैं 25 में, मुझे अभी नहीं लौटाने, मुझे 2026 में भी नहीं लौटाने, मुझे 2027 में भी नहीं लौटाने, मुझे 2028 में भी नहीं लौटाने, मुझे 2029 में भी नहीं लौटाने। तो 1 2 3 4। तो अब देखो, अगर मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने डिबेंचर इशू किया दिसंबर के महीने में, यानी साल के एंड में, तो इस साल तो लौटाऊंगा नहीं, तो यहां से गिनूंगा 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, और 2000 के आगे हमारा 30। नाउ समय बढ़ता जाएगा, समय निकलता जाएगा, तो आप अच्छे से जानते हैं जब जब समय निकलेगा, तो जैसे हम इस साल पे यहाँ पे, तो हम बोलेंगे, जैसे ही हम यहाँ पे चल रहे हैं, ये वाला साल 2026 चल रहा है, तो हम बोलेंगे हमारे पास तो 12 महीने से ज्यादा के लिए डिबेंचर है, ग्रेटर देन 12 मंथ है, 12 मंथ से क्या है हमारे पास, ज्यादा है, तो लॉन्ग टर्म है। फिर जैसे जैसे डिबेंचर बढ़ता जाएगा, यहाँ आ जाएंगे, तो फिर बोलेंगे भैया अभी तो 3 साल देने हैं, 3 साल के बाद देंगे, तो अभी भी लॉन्ग टर्म है। फिर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, तो अब क्या बोलेंगे, हमें डिबेंचर के पैसे कब लौटाने हैं, 2028 में, भाई मुझे 2 साल के या दूसरे साल मुझे लौटाना है, तो अभी भी लॉन्ग टर्म आ जाएगा। अब जैसे ही आएंगे यहाँ पे डिबेंचर, जब 2029 में पहुंचेंगे, तो हम बोलेंगे भैया हमें लौटाने हैं 2030 में, तो अभी भी लॉन्ग टर्म में आएगा। लेकिन अब जैसे ही 2030 में जब जाएंगे, तो हमें डिबेंचर का पैसा इसी साल लौटाना है, तो ये वाला साल बन गया हमारा लेस देन 12 मंथ हो गया। क्या हो गया, लेस देन, समझिएगा बात, लेस देन 12 मंथ हो गया। तो जब लेस देन 12 मंथ हो गया, तो अब तो नॉन करंट लाइबिलिटी रहा ही नहीं, इसकी उम्र कितनी हो गई, 12 महीने से कम। तो जिस साल हम पेमेंट करते हैं उसको बोला जाता है मैच्योर डिबेंचर, मैच्योर डिबेंचर। तो लॉ क्या क्या कहता है कि भैया अगर कोई मैच्योर डिबेंचर है, तो ये हमारा करंट लाइबिलिटी का पार्ट है। किसका पार्ट माना जाएगा, करंट लाइबिलिटी का। करंट लाइबिलिटी में कहा माना जाएगा, हमारा अदर करंट लाइबिलिटी में इसको डाल देंगे, या शॉर्ट टर्म बोरोइंग में डाल देंगे, एज पे स्पेसिफिक जो गाइडलाइंस में हमें रिक्वायरमेंट होगा, दोनों जगह डाल सकते हैं। समझ में आए। तो डिबेंचर स्टार्टिंग में कौन सा था, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म, और जिसका रीपे करना होता है डिबेंचर को, उसका डिबेंचर कहा हो जाता है शॉर्ट टर्म। ये स्टार्टिंग के टाइम पे तो मैं हर बार डिबेंचर को कहाँ दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा लॉन नॉन करंट लाइबिलिटी के, नॉन लॉन्ग टर्म बोरोइंग के नोट्स बना बना के दिखाता रहूंगा। लेकिन जैसे ही हमारा लास्ट वाला साल होगा, तो यहाँ पे वो नहीं आएगा, चाहे वो डिबेंचर हो चाहे बॉन्ड हो। क्या ये बात आपको समझ में आई, कब डिबेंचर आपको लॉन्ग टर्म मानना है, कब शॉर्ट टर्म मानना है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले लाइबिलिटी पे, अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में ट्रेड पेबल होता है। कई बार हम किसी से उधार सामान खरीदते हैं, ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर, ट्रेड पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर। जनरली ये वाला होता ही नहीं है, तो मैं इस पे तो कट ही लगा दूं, नहीं होता, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, लेकिन जिस पे क्रॉस लगा दूंगा तो ये आपके पेपर में भी नहीं आएगा। तो ट्रेड क्रेडिटर क्या होता है सर, ट्रेड क्रेडिटर का मतलब, ट्रेड पेबल का मतलब होता है आपने उधार सामान खरीदा, वो क्रेडिटर होता है। 12 महीने से ज्यादा के लिए उधार सामान खरीदा, तो वो क्या माना जाएगा, हमारा
ट्रेड पेबल लंबे समय के लिए। अदर में अदर इसलिए लिखा जाता है कि बहुत सारी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आ रही और लग रहा है कि 1 साल से ज्यादा का पेमेंट करना है तो आप कहाँ डाल दोगे, आप अदर में डाल दोगे। अब आ जाते हैं लॉन्ग टर्म प्रोविजन। सर प्रोविजन क्या होता है? प्रोविजन का मतलब होता है, प्रोविजन क्या होता है? हमें किसी को पैसा देना है, जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, लेकिन पैसा डूबेगा तो हमारे जो लॉसेस है या किसी को पेमेंट करना है उसके लिए हम पहले से तैयार रहते हैं, लेकिन 100% श्योरिटी नहीं है कि कितना देना है, उसको क्या बोलते हैं? प्रोविजन। तो अगर कोई ऐसा है जैसे कि प्रोविडेंट प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट, आपने एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए पैसा करा, जिसको हम शॉर्टकम में ईपीएफ भी बोलते हैं, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के नाम से भी जानते हैं, तो अगर या प्रोविडेंट पीएफ के नाम से भी जानते हैं, तो अपने एम्प्लॉय को लंबे समय तक आप पैसे देते रहोगे और आपके पास अगर लाइबिलिटी पड़ा हुआ है तो वो कहाँ आ जाएगा? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर आ जाएगा। मैं आपको बोल दूं ये भी आपके एग्जाम में ना के बराबर है, ये भी नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट आ सकता है, 1-2 क्वेश्चन में है, बाकी में नहीं आएगा। अभी तक क्या देखे हमने? 4 नोट देख लिए हैं। कौन कौन सा? शेयर कैपिटल और नॉन करंट लाइबिलिटी में हमने क्या क्या देख लिया? आपका लॉन्ग टर्म बोरोइंग, और क्या देख लिया हमने? अदर देख लिया और लॉन्ग टर्म प्रोविजन देख लिया है। डेफर टैक्स है नहीं। आ जाते हैं अब शॉर्ट टर्म बोरोइंग। ये किसका हमारा पार्ट आ गया भैया? ये पार्ट आ गया हमारा करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट टर्म बोरिंग में क्या आ जाएगा? आपने जो भी लोन ले रखा है फ्रॉम बैंक, जैसे भी ले रखा है, लोन एंड एडवांस रिलेटेड पार्टी से ले रखा है, डिपॉजिट्स आपने अपने पास एडवांस ले रखा है, तो जो चीजें वहां लॉन्ग टर्म में था वो सारी चीजें एज इट इज यहाँ पे कहाँ पे आ गई? शॉर्ट टर्म में। बट फर्क ये है वो 12 महीने से ज्यादा के लिए था और ये 12 महीने से कम के लिए है। अब ट्रेड पेबल की बात करें तो क्या क्या आएगा? सर ट्रेड पेबल में आएगा हमारा क्रेडिटर, नंबर 2, और क्या आएगा भैया? हमारा बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल में क्या आएगा? क्रेडिटर और बिल्स पेबल। हम काम कैसे करेंगे? इसका टोटल किया, टोटल करके ट्रेड पेबल जो जहां पे है वहां लिख दिया, वहां पे नोट नंबर कितना डाल देंगे? नोट नंबर 7 डाल देंगे। नोट नंबर कितना डाल देंगे? और जिसको भी ज्यादा जानकारी चाहिए कि कितना क्रेडिटर कितना बिल्स पेबल, वो नोट नंबर 7 पे जाके देख लेगा, जैसे कि ये नोट है इसी तरीके से देख लेगा। अगले पार्ट पे चलते हैं, अदर करंट लाइबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है अदर करंट लाइबिलिटी, जैसे कि करंट मैच्योर्ड लॉन्ग टर्म डेट, जैसे मैंने बताया था आपको अभी कि डिबेंचर वाला पार्ट, लॉन्ग टर्म डेट में ही था ना, वो मैच्योर्ड हो गया, करंट ईयर में मैच्योर्ड हो रहा है, तो उसको हमने किस में डाल दिया? अब यहाँ पे अदर करंट लाइबिलिटी। करंट कलर करंट मैच्योर्ड फाइनेंशियल लीज, कई दूसरे लीज पे भी कुछ सामान लेते हैं, हमें पेमेंट करना होता है, तो वो करंट में यहाँ आ जाएगा। इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू और पेड, हमने इंटरेस्ट एक्रूड मतलब दिया ही नहीं पैसे, जिसको हम बोल सकते हैं साधारण लैंग्वेज में आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। अगला है इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन बोरोइंग, अलग अलग नाम दे दिया यहाँ पे, ड्यू बट नॉट ड्यू ऑन बोरोइंग, उसके अलावा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे भी ये भी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, लेकिन बोरोइंग के अलावा किसी और चीज पे होता है, हो सकता है। सर दोनों में डिफरेंस एक बार बता दो, कुछ बच्चे जानना चाहते हैं। तो मान लिया जाए कि मैंने उधार नहीं लिया, मैंने लोन पेमेंट नहीं किया, तो लोन का ब्याज भी नहीं दिया, तो कई बार होता है ब्याज के ऊपर ब्याज बन जाता है, तो जब ब्याज के ऊपर ब्याज बनता है तो ब्याज हमारे लिए लोन नहीं कहलाता, तो उसका इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा, लोन के ऊपर इंटरेस्ट यहाँ आ जाएगा, इस तरीके से एग्जाम्पल। बाकी इसके अंदर सिंपल होगा, आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेके इसको पढ़ने की, याद करने की जरूरत नहीं है। इनकम रिसीव इन एडवांस, जैसे मैंने आप सभी से, जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, मैंने फीस ले लिया तो मेरी लाइबिलिटी बन गई है। कौन सी लाइबिलिटी? करंट लाइबिलिटी के एग्जाम तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस मुझे अच्छे से करवाना है, तो मेरी जो इनकम रिसीव हो रही है, कहाँ रिसीव हो रही है? इनकम रिसीव इन एडवांस में रिसीव हो रही है। अनपेड डिविडेंड, अगर आप अपने डिविडेंड का पेमेंट नहीं किया, आप डिविडेंड देना चाह रहे हो और वो डिवेंचर होल्डर आपको डिविडेंड, शेयर होल्डर मिल ही नहीं रहा, तो पैसे आपके पास है, जिसको अनक्लेम डिविडेंड बोलते हैं, तो ये भी लाइबिलिटी है, जब आपके पास वो आएगा कभी तो आप उसको डिविडेंड का पैसा दे दोगे। अदर पेबल, और कोई अदर पेबल हो सकता है। यहाँ पे एक और पॉइंट लिख दो इंपॉर्टेंट, यहाँ पे कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन, कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एरियर शेयर कैपिटल का पार्ट होता है, बट कॉल्स इन एडवांस हमारा अदर करंट लाइबिलिटी का पार्ट होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे आ जाते हैं सर शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन और प्रोविजन फॉर बेनिफिट और अदर, और तीसरे नंबर पे यहाँ पे बहुत पॉपुलर होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, ये ज्यादा पॉपुलर रहता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था?
लाइबिलिटी, लाइबिलिटी के 9 नोट थे, 9 के 9 नोट मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया समरी बना के। पहला नोट कौन सा था साहब? पहला नोट था हमारा शेयर कैपिटल का। दूसरा नोट क्या था? हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का। तीसरा नोट कौन सा था भैया? तीसरा नोट हमारा था अदर, मतलब के लॉन्ग टर्म बोरोइंग। चौथा नोट किसका था? हमारा अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। पांचवा था लॉन्ग टर्म प्रोविजन। छठा हमारा कौन सा है? हमारा छठा पीछे था, छठा कौन सा था? हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग। सातवां हमारा था ट्रेड पेबल। आठवां हमारा है अदर करंट लाइबिलिटी। नौवां हमारा है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये सारे के सारे हमारे नोट्स थे। आगे आ जाते हैं सर, अब एसिड्स के नोट्स चालू हो गए। यहाँ पे किसके नोट चालू हो गए? हमारे एसिड्स के। आप सभी को मैं ये पीडीएफ फॉर्मेट में भी दे दूंगा बच्चों को, ताकि वो डाउनलोड करके अपने पास एक पेज रख ले और बैलेंस शीट के साथ। जो बेटर रहेगा, रिवीजन करते टाइम पे पेज निकाल के देखे, ठीक है ना? क्योंकि इसका प्रिंट आउट निकालना थोड़ा सा रहता है कि नहीं निकलता। मैं नॉर्मल आपको दे दूंगा सभी बच्चों को। कहता है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पहला पार्ट आ जाता है जिसके अंदर क्या होता है? फिक्स एसेट्स आ गया, जिसको आप बोलते हैं फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स, सिंपल सी भाषा में फिक्स एसेट्स क्या क्या आएगा? लैंड आ जाएगा, बिल्डिंग आ जाएगा, प्रॉपर्टी प्लांट आ जाएगा, आपका फर्नीचर, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, मतलब और भी बहुत सारा, कंप्यूटर आ गया, मोबाइल आ गया, जितने भी आपके बिजनेस के अंदर एसेट्स है वो सारे के सारे एसेट्स यहाँ पे आ जाएंगे। जब भी कोई भी एसेट्स आएगा तो उस एसेट्स पे भी डेप भी यही माइनस करना होगा। ऐसा नहीं कि हम कहीं अलग जाएंगे, यहीं से माइनस करेंगे। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन करूंगा तब आपको समझ में आएगा एक्चुअल इंप्लीमेशन कैसे होगा। अभी तो फॉर्मेट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी वो बता रहा हूँ। अगला है हमारा इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं तो जैसे कि गुडविल। गुडविल आप सभी को पता है कि किसी बिजनेस का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का एक रेपुटेशन होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? गुडविल बोलते हैं। ब्रांड एंड ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क भी होता है या फिर ब्रांड बोल सकते हो, लोगो बोल सकते हो एक तरीके से। किसी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ब्रांड होता है वो लोगो होता है, ब्रांड। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, क्योंकि ये भी हमारा इंटेंजिबल एसेट्स का पार्ट ही माना जाता है। इसके बाद गिवन है पब्लिशिंग टाइटल्स, जो भी आपके पास पब्लिशिंग टाइटल वगैरह है ये भी इसमें होगा। माइनिंग राइट्स, हम क्या करते हैं नॉर्मली, जैसे कोयला है, कोयले को अगर हमें माइनिंग से माइन करना है कोयला, अगर हमने कोयले को खादान से निकालना है तो कोयले को जगह के लिए हमें क्या कर दिया जाता है? लाइसेंस दे दिया जाता है कि 20 साल तुम निकालना, अब उसके बदले हम पैसे लेते हैं। तो जो हमने लाइसेंस मिला, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। कॉपीराइट्स हो सकता है यहाँ पे, पेटेंट्स हो सकता है यहाँ पे, अदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो सकता है, सर्विस एंड ऑपरेटिंग राइट्स हो सकता है। कॉपीराइट्स क्या होता है? ऑथर वगैरह क्या करते हैं, जो अपनी बुक होते हैं उसको कोई 40 कॉपी करके ना बेच दे, इसलिए वो अपने सारे बुक को रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। अगर कोई बेचता पकड़ा गया तो वो इलीगल माना जाता है और उससे कंपनसेशन रिसीव होता है, तो इसको कॉपीराइट के कैटेगरी में रखा गया है। पेटेंट्स क्या होता है? पेटेंट अगर हमने कुछ इनोवेट किया है तो वो इनोवेशन कोई दूसरा चुरा ना ले, तो उसको हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं। मान लेते हैं मैंने कोई कार पानी से चलने वाला बना लिया, तो वो फॉर्मूले को रजिस्ट्रेशन करा लूंगा, तो दैट इज कॉल्ड पेटेंट करवा रखा है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है? वो प्रॉपर्टी जो कि हमारे, मान लेते हैं कि हमारी तो है और हम उसको हम एक तो विरासत की तरह यूज करते हैं, काइंड ऑफ इस तरीके से। तो ये वैसे एग्जाम में नहीं आता है। रिसिप्ट, फॉर्मुलेट, मॉडल या डिजाइन या फिर आपका प्रोटोटाइप, कुछ भी आपने बना रखा है इस तरीके का फॉर्मूला वगैरह, वो भी इसी में आएगा। लाइसेंस एंड आपका फ्रेंचाइजी, आपने किसी का लाइसेंस ले रखा है, मान लेते हैं पार्किंग है, पार्किंग का आपने क्या ले लिया? लाइसेंस के अगले आने वाले 4 साल तक मैं यहाँ पे पार्क करवाऊंगा और इसके पैसे मैं लूंगा, तो आपको 4 साल के आपने पेमेंट गवर्नमेंट को कर दिया होगा, तो दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल एसेट्स। अदर भी आ जाएगा। तो ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स है। इसके अंदर सबसे बेहद पॉपुलर आपका ये है, और एक आपका गुडविल, ये ट्रेडमार्क होगा। ये दो ही पॉपुलर माना जाता है इसके अंदर। बाकी सारे बहुत मिनिमम चांस है कि क्वेश्चन में भी पूछे जाए और आए आपके। नोट नंबर 12, टोटल 20 नोट है। नोट नंबर 12, 12 नंबर नोट किसका है सर? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इससे पहले हमारे दो पार्ट थे जो कि चले गए, क्या? कैपिटल अंडर वर्क इन प्रोग्रेस, और एक क्या था? गुडविल अंडर इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, वो चले गए। इसके बाद आ गया हमारे क्या? नोट नंबर 12, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब है, अब एक समझना, एक मैंने मकान लिया और मकान के अंदर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये मकान लिया और इस मकान के अंदर मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो ये हमारा बिल्डिंग आएगा और ये प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट का पार्ट होगा। एक मकान लिया, मैं इसमें बिजनेस नहीं कर रहा हूं, मैं ये इंतजार कर रहा हूं कि इसका रेट जो है
वो रेट अगर इंक्रीज होगा तो उसको बेच दूंगा, तो ये जाएगा हमारा नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि ये हमारा एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि मेरा पर्पस क्या है, इसको बेचना, दोनों बिल्डिंग ही है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जैसे इसके अंदर इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी कह रखा है, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर, शेयर बाजार में पैसा लगा दिया, प्रेफरेंस शेयर में पैसा लगा दिया, गवर्नमेंट्स के बॉन्ड्स में पैसा लगा दिया, डिबेंचर में पैसा लगा दिया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, इन्वेस्टमेंट किसी पार्टनरशिप फर्म में करा, जैसे कि आपने देखा था कि शार्क टैंक के अंदर क्या होता था कि वो क्या करते हैं, अपने कुछ पैसे दूसरे को देते हैं और उसके बदले उससे क्या ले लेते हैं, शेयर्स ले लेते हैं, जिसको एंजल इन्वेस्टर भी बोला जाता है। तो उस जब कोई कंपनी ऐसा काम कर रही है कि किसी को पैसे दे रही है स्टार्टअप करने के लिए, तो वो भी उसकी इन्वेस्टमेंट का पार्ट माना जाएगा, और इसी कैटेगरी के अंदर जब उसकी बैलेंस शीट बनेगी ना, तो इसी कैटेगरी के अंदर उसकी बैलेंस शीट आने वाली है, यहाँ पे शो करेगा वो। लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, ऐसे एडवांस मान लेते हैं हमारे पास जो बहुत पहले से एम्प्लॉय चला आता है, और वो एम्प्लॉय का इतना फेथ होता है हमारे ऊपर, तो हम क्या करते हैं, उस एम्प्लॉय के फेथ को बरकरार रखने के लिए हम कई बार उसके मजबूरी में उनकी हम मदद करते हैं। जैसे कि उसे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो हमने क्या करा, ले ले भाई पैसे 10 लाख रुपए 5 साल बाद दे देना मुझे। उसके बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए, मैंने बोला ले लो 2 लाख रुपए बाद में दे देना, धीरे धीरे करके। तो ये क्या हो गया, लोन एंड एडवांस, मैंने किसी को पैसे दिए हैं, तो मेरे लिए क्या माना जाएगा, एसेट्स। जैसे कि कैपिटल एडवांस भी हो सकता है, मैंने किसी को दे रखा हो, सिक्योरिटी डिपॉजिट टेनेंट्स वगैरह से हमने कहीं कर रखा हो, हमने कर रखा हो। अगर सिक्योरिटी डिपॉजिट हमें कोई करता है तो वो तो लाइबिलिटी है, अगर हमने कर रखा हो तो एसेट्स हो जाएगा। और अदर लोन एंड एडवांस में ये आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दे रखा है, अदर नॉन करंट एसेट्स। अदर नॉन करंट एसेट्स में लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल आ जाता है। लॉन्ग टर्म, कई बार डेटर ऐसे होते हैं जो कि हमारे पैसे दे नहीं रहे, 1 साल से नहीं दे रहे, 2 साल से नहीं दे रहे, तो ये अदर ट्रेड रिसीवेबल में आ जाएगा। इसके बाद नंबर 3 कई बार देखने को मिलेगा यहाँ पे, अंडर राइटर कमीशन। कमीशन नंबर 4, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। तो ये सारे वो खर्चे हो गए, सॉरी वो पार्ट हो गए जो एसेट्स है। सर प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अंडर राइटर कमीशन एसेट्स कैसे आ गया, ये जब हम करेंगे क्वेश्चन तो बताएंगे, क्योंकि आपने एक कुछ पार्ट तो पीएनएल में दिखा देते और कुछ पार्ट आप एसेट्स में 1/4 करके दिखाते थे, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसके बाद आगे आपका पहला पार्ट, ये करंट लाइबिलिटी स्टार्ट हो गया, यहाँ से करंट लाइबिलिटी स्टार्ट हो, सॉरी करंट एसेट्स स्टार्ट हो गया। तो ये पहला पार्ट आ गया हमारा क्या, करंट इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट जो ने आपने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए किया हुआ है। शेयर बाजार में पैसे लगाया, कल खरीद, आज आज बेचा, 15-20 दिन 1 महीने के बाद आपने उससे बेच के पैसे निकाल लिए हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी आपका हो गया, इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन प्रेफरेंस शेयर। तो जितने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थे ना, और 12 महीने के लिए कम के लिए लगाओगे, तो वो क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा मैंने शेयर 2 साल के लिए खरीद लिए भाई, तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर मैंने कहा कि भैया मैंने शेयर खरीदा है 7-8 महीने में मैं बेच दूंगा फिर पैसे आ जाएंगे, तो ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया। वो टाइम के ऊपर टोटली डिपेंड करता है। इसके बाद आ गया इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है, स्टॉक। इन्वेंट्री का मतलब सिंपल लैंग्वेज में कई बार बहुत सारी जगह पे स्टार्टिंग में स्टॉक बोला जाता है। इसके अंदर इन्वेंट्री 3 तरीके का होता है। रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी काम चल रहा है, और फिनिश गुड्स का मतलब माल तैयार हो गया। स्टॉक इन ट्रेड, कई बार ऐसा होता है कि आपने क्या करा, कहीं माल भेजा है, मान लेते हैं एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। आपने क्या करा, माल कहीं से मंगवाया है, तो मंगवाया है तो आपके पास सामान आया नहीं, वो रास्ते में ही है अभी, लेकिन वो आपके पास पहुंच जाएगा अभी, तो इसको बोला जाता है स्टॉक इन ट्रेड। या आपने किसी को माल भेजा है और इस गारंटी के साथ आपने माल भेजा कि भाई तेरे पास जब पहुंच जाएगा तब मानूंगा तेरे पास माल गया है। तो मैंने किसी को भेजा है तो, लेकिन ये कहाँ रह गया, रास्ते में ही है, तो इसको बोलते हैं स्टॉक इन ट्रांजिट भी बोल सकते हैं, स्टॉक इन ट्रेड भी बोल सकते हो। स्टोर एंड स्पेयर पार्ट्स, बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि कंस्ट्रक्शन कंपनी में यूज होती है, कील हो गया, ये सारी चीजें हो गई, इसको स्पेयर पार्ट्स के अंदर कैटेगरी में रख दिया गया है। लूज टूल्स वगैरह क्या होते हैं, कुछ जैसे रिंच वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे, अदर ये स्पेसिफाई नहीं किया हुआ। अब यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में दो ही चीज आएगा, डेटर और बिल्स रिसीवेबल। डेटर 12 महीने से कम है तो यहाँ आ जाएगा, 12 महीने से ज्यादा कहाँ है तो अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर आ जाता है हमारा। आगे देखा जाए तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्या क्या आएगा, बैलेंस विद बैंक, बैलेंस विद कैश, कैश इन हैंड, जो भी दे रखा है, चेक ड्राफ्ट हो, अदर आ जाएगा, सिंपल सी बात है। इसके बाद है शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांस। तो जो हमने बोला था कि शादी के लिए पैसे दिए हैं एडवांस, अगर 6-7 महीने के लिए किसी को दे रखा है एडवांस, तो वो कहाँ आ जाएगा, शॉर्ट टर्म लोन एंड
एडवांस के अंदर आ जाएगा। लास्ट हमारा दे रखा है अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स का मतलब क्या है भैया? अदर करंट एसेट्स का मतलब है हमारा वो एसेट्स जैसे प्रीपेड एक्सपेंस, एक्रूड जो बच गए हैं वो सारे आ जाएंगे। मेनली प्रीपेड और एक्रूड इंटरेस्ट ही आएगा। तो ये था हमारा सारा का सारा एसेट्स का कैटेगरी। अब मुझे बताएंगे आप, मुझे बताएंगे यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, हमारा एसेट्स का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब अगर हम पी एंडल बनाते हैं तो पी एंडल कैसा बनेगा वो देखेंगे। पहले बैलेंस शीट फिर पी एंडल बनेंगे, ठीक है। ये आ जाइए पी एंडल, फिर इसके नोट की बात करेंगे। अब पी एंडल का नाम थोड़ा मॉडर्न कर दिया हमने। क्या कर दिया पता है आपको? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ नोट, यहाँ अमाउंट, यहाँ पर्टिकुलर। सबसे पहला पार्ट यहाँ रोमन में गिनती चलेगा 1। क्या आएगा हमारा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स। इसको नोट नंबर 20 पे खत्म किया था, अब इसका नोट नंबर क्या होगा? 21। यानी बैलेंस शीट और पीएनएल के नोट्स कंटिन्यू चलने वाले हैं। अब सर नोट नंबर 21 में क्या आ सकता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब होता है सेल्स। क्या क्या आ सकता है सर? जैसे आपने सेल्स जो भी प्रोडक्ट किया उससे हो गया सेल्स। आप कोई सर्विस कर रहे हो, जैसे मैं सर्विस बेचता हूँ, मैं कोचिंग चला रहा हूँ तो मैं सर्विस बेचता हूँ। अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यू कोई भी आ गया तो वो आ जाएगा। लेस यहाँ पे हम क्या कर देंगे, अगर कोई सेल्स रिटर्न है तो यहीं पे माइनस कर देंगे, और जो भी टोटल अमाउंट आया उस टोटल अमाउंट को हमने कहाँ दिखा दिया? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में। इसके बाद नंबर 2 होगा अदर इनकम। अदर इनकम के लिए नोट नंबर रखेंगे 22। इसके बाद नंबर 3 होगा टोटल इनकम। क्या होगा? टोटल इनकम। सर टोटल इनकम लिए क्या रखोगे? टोटल इनकम के लिए बस इनका टोटल करेंगे, वो क्या आ जाएगा हमारा? टोटल इनकम। तो अगर हम बात करें कि भैया अदर इनकम में क्या आएगा, तो देखो इतनी सारी चीजें लिख रखी है, बाकी बहुत कुछ नहीं आने वाला है। सिंपल सा डिविडेंड इनकम हो सकता है, रेंट रिसीव हो सकता है, डिस्काउंट रिसीव हो सकता है, ट्रांसफर फीस हो सकता है, सन्ड्री क्रेडिटर रिटर्न बैक हो जाए वो हो सकता है, प्रॉफिट सेल ऑफ मशीनरी वगैरह हो सकता है, आपका प्रॉफिट सेल ऑफ व्हीकल्स कोई बेच दिया। तो मतलब कि हमारा बिजनेस है, मेरा काम है, मैं सब्जी बेचता हूँ, सब्जी बेचता हूँ, तो जो सब्जी बेच के पैसे मैं कमाऊंगा वो मेरी नॉर्मल होगी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसके अलावा मान लो आईपीएल में मैं पैसे जीत गया तो उस केस के अंदर क्या माना जाएगा? वो माना जाएगा अदर इनकम का पार्ट माना जाएगा। इसके अंदर हम एक दो पार्ट और रख देते हैं। कई बार यहाँ पे आप दिखा सकते हो, एक और पॉइंट लिख देता हूँ, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मैंने बोल दिया, डेटर, प्रोविजन फॉर डेटर भी यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया अदर इनकम, टोटल इनकम। इसके बाद आ जाते हैं नोट नंबर ये 4। 4 में हम क्या लिखते हैं? एक्सपेंस। अब एक्सपेंस के अंदर ए पार्ट में चलता है, ए पार्ट जिसको हम बोलते हैं परचेज बोल देते हैं सिंपल, और इसको कई बार कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोल सकते हैं, या रॉ मटेरियल कंज्यूम भी बोल देते हैं सिंपल भाषा में। क्योंकि बहुत सारी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन हम बहुत सिंपल लिखेंगे, इसको परचेज बोल दिया। इसके आगे लिख दिया हमने 22 नंबर। इसके आगे क्या लिख दिया हमने? 22 नंबर। जैसे यहाँ पे हो जाता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल परचेज और ये एक्सेट्रा, ये सारी चीजें लिख दिया। तो इसको हमने बड़े सिंपल तरीके से, इतना बड़ा नोट तो दे रखा है, समझ भी लेते हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कंज्यूम, कंज्यूम का मतलब जितना रॉ मटेरियल हमने पूरे साल के अंदर इस्तेमाल किया है सामान को बनाने में। कंज्यूम निकलता कैसे? हमारा ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। जैसे कि हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाला करते थे, वही रॉ मटेरियल कॉस्ट ऑफ कंज्यूम माना जाता है। इसके बाद परचेज फॉर कंपोनेंट्स, जो भी आपने परचेज किया, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा ये वाला पार्ट देखने को मिलता है। परचेज स्टॉक इन ट्रेड जो भी कर रखा है। चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री के अंदर क्या आ गया हमारा? ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो इसको मैंने नोट नंबर, इसको अलग से नोट बना देता हूं, चेंज इन इन्वेंट्री को, इसको नोट नंबर
कर देते हैं 24। ठीक है, नोट नंबर 24, चेंज इन इन्वेंट्री। तो अगला आएगा हमारा बी पार्ट, चेंज इन इन्वेंट्री। क्यों? अच्छा, ये परचेज 23 हुआ ना, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, देखते हैं। परचेज 23, ठीक है 23, और ये था 24। हाँ, ये आ गया 24 नंबर। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। ये माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। अगर ओपनिंग स्टॉक 1000 है, क्लोजिंग 1500 है, तो माइनस में आ जाएगा। ओपनिंग 1000 है, क्लोजिंग 600 है, तो पॉजिटिव में आ जाएगा। इसके बाद सी पार्ट आ जाएगा हमारा, एम्प्लॉय बेनिफिट। सर एम्प्लॉय बेनिफिट क्या होता है? जो एम्प्लॉय से रिलेटेड सारे खर्चे होते हैं। जैसे एम्प्लॉय को हमने सैलरी दिया, वो एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाएगा। एम्प्लॉय को बोनस दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट आ जाएगा। एम्प्लॉय को गिफ्ट दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाएगा। एम्प्लॉय को पीएफ का पैसा दिया, एम्प्लॉय बेनिफिट में आ जाएगा। मतलब सारा का सारा वेजेस दिया, वो भी किस में आ जाएगा? एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर। तो इसके एम्प्लॉय बेनिफिट में क्या क्या आ सकता है, ये देखिए आप। एम्प्लॉय बेनिफिट का मैं साथ के साथ नोट भी दिखा रहा हूँ। ये रहा हमारा, इसको 25 करिएगा, थोड़ा सा बदल देते हैं, इसको 25 करिएगा। ठीक है, एम्प्लॉय बेनिफिट क्या क्या आएगा? सैलरी आ गया, वेजेस आ गया, सैलरी एंड वेजेस आ गया, स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंस आ गया, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है। कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ग्रेजुएटी में आ गया। एक्सपेंस एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन इसॉप दे दिया, या फिर एक्सपेंस एम्प्लॉय स्टॉक परचेज कर लेता है, या डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन, याद रखिएगा डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन यहीं पे आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा नोट नंबर, कितने आ गए भैया? नोट नंबर 25 आ गया। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखा जाए सी के बाद डी पार्ट क्या होता है हमारा? फाइनेंस, फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब अगर सिंपल भाषा में बोले तो सभी का ब्याज, ब्याज डिविडेंड जो भी बोलो, 26। तो ब्याज जो आता है, जो हमने कर्जा लिया है उसका ब्याज का पेमेंट करेंगे, तो स्पेसिफिकली यहाँ दिखाएंगे। तो अब पी एंड एल भी ना हाईली ऑर्गेनाइज तरीके से बनाना पड़ेगा कि ये चीजें एम्प्लॉय का। पहले क्या करते थे हम? ट्रेडिंग में बेजिस लिखते थे और पी एंड एल में सैलरी लिखते थे, लेकिन अब क्या हो गया? उनको हटा दिया गया और इस तरीके का फॉर्मेट बनाएंगे हम। आ जाइए सर, अब क्या आता है हमारा फाइनेंस कॉस्ट में? क्या आ गया? इंटरेस्ट ऑन बोरिंग, अगर कोई आउटस्टैंडिंग है तो वहीं पे आ जाएगा। इंटरेस्ट बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग इसी में ऐड हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर हो गया, फाइनेंस चार्ज हो गया लीज वगैरह का, इंटरेस्ट ऑन टैक्स अथॉरिटी का कोई ब्याज देना है, अदर बोरोइंग दे रखा है, तो सभी का ब्याज जितना भी बनेगा यहीं पे आएगा। सिंपल सी बात करें, मैंने ये लिख रखा है सारा, शायद इसमें से कोई पॉइंट आ गया, गारंटी चार्ज आ गया, ये आ गया, तो आप जब फोटोकॉपी अपने पास प्रिंट आउट करके रखोगे तो इसमें से हेल्प मिल जाएगा। बाकी 99% सिर्फ बोलेगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, बात खत्म। और या फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, इसके अलावा कुछ भी नहीं होगा। इसमें से तो सारी चीज आ सकती है आपकी। आ जाइए इसके बाद ई पार्ट, डेप्रीशिएशन। अब डेप्रीशिएशन में क्या मैं समझाऊं? डेप्रीशिएशन तो सभी के डेप्रीशिएशन आ जाएंगे। जैसे डेप्रीशिएशन आपका आ गया बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, प्लांट पे, जितने भी डेप्रीशिएशन है सभी डेप्रीशिएशन को 27 नंबर नोट पे लिख के इकट्ठा कर लेंगे। शायद मैंने इसका डेप्रीशिएशन का नोट बनाया ही नहीं, लेकिन मैं यहाँ भी नहीं बनाता। डेप्रीशिएशन तो क्लियर ही है, तो थोड़ा नोट गड़बड़ ना हो जाए, इसको भी रहने देते हैं। बाकी मैं जब करवाऊँ बना देता हूँ। चलो, इसका 27 नंबर नोट रखना आप, क्योंकि आएगा ये काम हमारे। एफ आ जाएगा सबसे लास्ट में, अदर एक्सपेंस। सर अदर एक्सपेंस जितने भी बच गए खर्चे, उस सभी को नोट नंबर 28 में देख लेंगे। सर क्या क्या होता है, एक बार लिस्ट पढ़ लो अदर एक्सपेंस में। जैसे कि आपका स्पेयर पार्ट्स का कंजम्पशन, पावर एंड फ्यूल आ गया, रेंट हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, रिपेयर्स बिल्डिंग का हो गया, इंश्योरेंस हो गया, एडमिन एक्सपेंस हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, बिजली का बिल हो गया, या जो भी अदर एक्सपेंस में आ गया सारा का सारा यहाँ आ जाएगा। बेड डेट्स हो गया, तो वो सारे, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स हो गया, ट्रेड ऑफिस एक्सपेंस हो गया, जर्नल एक्सपेंस हो गया, लीगल चार्ज हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, कैरेज आउटवर्ड हो गया, कैरेज इनवर्ड हो गया, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हो गया। अब देखो यहाँ पे एक आ गया डायरेक्टर सिटिंग फीस। डायरेक्टर का अगर रेम्यूनरेशन है वो तो एम्प्लॉय बेनिफिट में आएगा, और डायरेक्टर की जो फीस है उसको कहाँ लिखेंगे? अदर एक्सपेंस में लिखेंगे। जर्नल एक्सपेंस हो गया। तो जितने भी खर्चे आप देख पा रहे हो, ये सारे के सारे खर्चे कहाँ जाते हैं? हमारे अदर एक्सपेंस के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, किस में आ जाएंगे हमारे सर? अदर एक्सपेंस के अंदर आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं? इसका टोटल करते हैं।
इसके बाद इसका क्या करेंगे हम, टोटल। इसके बाद हम टोटल करेंगे। जैसे ही हमने टोटल किया, अब हम करेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स से पहले तो हम कैसे करेंगे, 3 वाला पॉइंट माइनस 4 वाला पॉइंट, जो 4 का टोटल था, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसमें से क्या माइनस कर देंगे हम, प्रोविजन फॉर टैक्स, जो भी आपने टैक्स का प्रोविजन करा है, इसके लिए कोई नोट नहीं होगा। फिर ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, और जो ये आएगा माइनस करने के बाद, वो आएगा हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एफ के बाद इसको पॉइंट नंबर 5 दे देंगे, इसको पॉइंट नंबर 6 दे देंगे, और इसको पॉइंट नंबर 7 दे देंगे। इतना करने के बाद, इतना करने के बाद ये हमारा जाके पी एंड एल तैयार होगा। बाकी आपके बुक में, किताब में पी एंड एल में और भी बड़ी सारी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ये सब चीजें जोड़ रखी होगी, जो कि मैं समझा देता हूं। उसको आपको पढ़ना नहीं है, बस एज अ नॉलेज पर्पस के लिए देखना है। एक्सेप्शनल मेजर आइटम जैसे कि कॉस्ट आपका रिकरिंग हो गया, या डिपॉजिट ऑफ फिक्स डिपॉजिट, डिस्पोजल ऑफ फिक्स डिपॉजिट हो गया, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गया, आपका लीगल सेटलमेंट हो गया, कहीं से लड़ाई झगड़ा हो रहा है वहां पे देना लेना पड़ गया, तो वो सब इसके अंदर डाल दिया जाता है। तो इसको आपको इग्नोर करके चलना है। बस एक ये चीजें खर्चे होते हैं जो कि आपके एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। ऐसा ही हो जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जैसे कि आपका वो लॉस, वो नुकसान जो कि ऐसा नुकसान है जो कि अचानक से हो जाता है, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, ये सारी चीजें यहाँ पे आ जाएगी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि नहीं है ना के बराबर, तो ये चीजें जो है जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो कैसे इनकॉर्पोरेट करूंगा मैं बताऊंगा। बाकी बड़ा सिंपल था। तो आज हमने क्या क्या देखा, अगर ध्यान से हम देखें तो आज हमने क्या क्या देख लिया साहब, आज हमने देख लिया, सबसे पहले हमने देखा बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट की तरफ अगर हम फोकस करें तो बैलेंस शीट में कितने नोट थे सर, बैलेंस शीट में हमारे टोटल थे 20 नोट्स। बैलेंस शीट में हमारे टोटल हैं 20 नोट्स। 20 नोट्स को हमने पूरी तरीके से पढ़ लिया। हमने लास्ट क्लास में बैलेंस शीट देखा था, कैसे बनेगा बैलेंस शीट, वो सारी चीजें देख लिया हमने। ये था हमारे सामने बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में 20 नोट हो गए, एक एक करके नोट हमने देख लिया सारा। इसके बाद जो नोट हमने देखने के बाद फिर क्या बना हमारा भैया, पी एंड एल। पी एंड एल जो बना हमारा, उसको मैंने अपने हाथ से बनाया है ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ये बन गया हमारा क्या, पी एंड एल। पी एंड एल के भी नोट्स होंगे बैलेंस शीट के बाद, आगे कंटिन्यू पी एंड एल के नोट्स में जाएगा, जो कि 21 नंबर से स्टार्ट हुआ है। इसके भी सारे के सारे हमने नोट्स क्या करे, देख लिए। तो आज की डेट में यानी 2 क्लासेस हमें लग जाती हैं इसकी सिर्फ फॉर्मेट को समझने में। अगली क्लासेस से हम इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे विदाउट एडजस्टमेंट, ताकि हम इसको फिल करना सीख ले विदाउट एडजस्टमेंट। और इस क्वेश्चंस को देखने के लिए एक मैं कुछ क्वेश्चंस डाल दूंगा, जिससे आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हो, ये पार्ट यहाँ पे जाएगा या फिर कहाँ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना है आपको। सर पी एंड एल, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, बिल्कुल। ये वाला जो प्रॉफिट निकाला था ना लास्ट में, जो हमने प्रॉफिट निकाला था, ये वाला जो प्रॉफिट निकाला था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, बैलेंस शीट में कहा जाएगा, रिजर्व एंड सरप्लस में। तो मैंने कहा कि रिजर्व एंड सरप्लस एक बार और हम करेंगे, समझे बात आप। तो ये था बैलेंस शीट। 2 फॉर्मेट है इसका। आसान याद करने का तरीका, एक बार आप देख के करो, दूसरी बार आप बिना देखे करने की कोशिश करो, नहीं होता फिर देख के करो, तीसरी बार बिना देखे करने की कोशिश करो। जब आपके होने लग जाए, सिर्फ और सिर्फ, मैं इतना नहीं कह रहा कि सारे अंदर के पॉइंट करो, सिर्फ नंबर नंबर ऊपर के लिखो, जैसे कि 3 नोट है, 4 नोट है, 5 नोट है, ताकि आपको रिमाइंडर है। चलिए